नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका था, अनिल कुमार श्रीवास्तव सर नमस्कार। आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका था कि आज सुयश तिवारी जी भी नमस्कार। आज हम लोग एक इस मुद्दे पर सत्र शुरू करने वाले हैं कि जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि किस सेक्शन पर हम कितना तवज्जो दें या कौन सा सेक्शन हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बात तो सबको कॉमन तरीके से पता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण आधुनिक भारत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर पूरी तैयारी पर बल दिया जाए, और मेरा बार बार ध्यान देंगे कि पूरी तैयारी जब मैं कहता हूँ तो 100 क्वेश्चन जो आपके प्रीलिम्स में फर्स्ट पेपर जिसको कहा जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में इतिहास से संबंधित जो बातें हैं मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। शशांक धर मिश्रा जी नमस्कार, गौतम कुमार मुरी जी नमस्कार। तो अगर मैं रूपरेखा की बात करूं तो बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं टॉपिक के साथ भी उपस्थित होने वाला हूं। पुनाराम सुथार जी, राजेंद्र उजट जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो ये विद्यार्थी जो आज के डेट में, चूँकि आपका एक संशय बना हुआ है, शिवेंद्र कुशवाहा जी नमस्कार, धर्मवीर सिंह लखनऊ से आप देख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो 5 जून को ये तय होगा कि आने वाले महीनों में कब यूपीएससी आपकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगी। गरिमा राय जी आपको भी नमस्कार। तो मैं 5 जून के बाद क्या होगा वो संघ लोक सेवा आयोग का डिसीजन है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जब 5 जून के बाद कोई तिथि यूपीएससी निर्धारित करेगा आपके परीक्षा के लिए, तो प्रश्न ये है कि जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आप उस समय किस तरह से अपनी तैयारी को बनाए रखें कि परीक्षा जब भी हो तो आप सफलता प्राप्त करने में सफल हो सके। कमलेश चौधरी जी आपको भी नमस्कार, गौतम कुमार जी आपको भी नमस्कार। तो आज जो हमारी रणनीतिक बातें हैं उसमें विशेष बात इस मुद्दे पर दिया जाएगा कि हम अपनी तैयारी में इतिहास खंड को तैयार करने के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करें। चूँकि इतिहास में आप जानते हैं कि मुख्यतः साधारण शब्दों में कहा जाए तो 3 भाग है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके आधुनिक काल पर ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर प्राचीन और मध्य को भी शामिल करके बात किया जाए तो मैं अभी आपके सामने प्रयास करूंगा कि 2019 तक, विशेषकर 2010 से लेकर के 2019 तक अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं जिस जिस खंड से, उन प्रश्नों का हम नाम संख्या बताते हुए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी तैयारी में कहाँ पर कितनी सावधानी बरतें। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इतिहास वाले पोर्शन पर आपकी पकड़ अच्छी बने तो आपको ये पूरा वीडियो बड़े अच्छे से समझना है। और विशेष करके प्रश्न के वितरण पर यूपीएससी की जो सोच है या प्रश्न पूछने के बारे में जो यूपीएससी अपना प्रयास करना चाहती है, वो सारी मुद्दे पर हम लोग एक समग्र बात आज करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं ये नहीं कहता कि जीएस की तैयारी के क्रम में कोई भी सेक्शन कमजोर होता है, लेकिन अगर हम एक प्राथमिकता तय करें तो इतिहास को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इतिहास पोर्शन में जो प्रश्न है
आप देखेंगे कि एक तो पहले बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपके लिए कि एक बार अगर उसको सावधानी से तैयार कर लिया जाए तो आप लगातार इस तरह के प्रश्नों को, चाहे आप यूपीएससी दें या चाहे आप स्टेट का एग्जाम दें, आप देखेंगे कि आप हमेशा अनुकूल स्थिति में हैं और लगभग सभी प्रकार के प्रश्न जितने भी तरह से संघ लोक सेवा आयोग बनाता है, आप सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने में या डील करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आज मेरा जो मुख्य केंद्र है बातचीत करने का, उसमें आपके इतिहास खंड से पूछे जाने वाले प्रश्न और किस खंड से ज़्यादा प्रश्न, और इसके अलावा जो प्रश्न की प्रकृति है वो किस तरह की होती है, इस तरह की चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चूँकि इसके पहले कई लाइव सेशन हम आपके साथ कर चुके हैं और लाइव सेशन करने के क्रम में हमारा ये पूरा प्रयास रहा आपके साथ में कि हम क्रमबद्धता से एक एक बात की चर्चा आपसे करें। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जो लाइव सेशन किया वो इस बात पर किया कि जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जिस सेक्शन से आता है आधुनिक काल से, तो वो आधुनिक काल में आपके टॉपिक क्या क्या हों, आपने उस पर पूरी ईमानदारी से तैयारी किया। इसके बाद इस मुद्दे पर आपका लाइव सेशन हुआ कि आप अगर कोई टॉपिक बनाएंगे या कोई टॉपिक को तैयार करने जाएंगे तो उस टॉपिक को तैयार करने में आपकी क्या सावधानी होनी चाहिए। आज जो मुद्दा है कि परीक्षा हाल में जब आप जाते हैं तो कुछ संख्या ऊपर नीचे के साथ लगभग यह स्पष्ट है कि जो प्रश्न पूछने की प्रकृति है या जो प्रश्न की संख्या है लगभग एक स्थिति में बनी रहती है। तो मेरा आपसे आज जो खुली पर चर्चा करने का एक तैयारी या विचार बना है आपके साथ में, वो इसी मुद्दे को लेकर के बना है कि हम इतिहास सेक्शन को अगर एग्जामिनेशन में अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो पहली बात यह कि हमको कौन कौन से पोर्शन पर कितना फोकस करना है, और दूसरा मुद्दा ये है कि अगर हम प्रश्न को अपने उद्देश्य के लिए तैयार करते हैं तो हम उनका उपयोग एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से करें जिससे कि हम ये माने कि अगर 100 क्वेश्चन में 18 या 20 या 15 या 17 जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सकें। अभी अगर हम बात करें आपसे, जैसे 2010 की बात करें या 2010 थोड़ा पुराना हो जाएगा, अभी हम लोग लेटेस्ट बात कर लेते हैं, जैसे 2019 की बात कर लें। 2019 में जो प्रश्न पूछे गए इतिहास में, तो आधुनिक भारत के 5 प्रश्न आए, आधुनिक भारत के 5 प्रश्न आए। किसी दिन हम उस प्रश्न पत्र पर भी आपके साथ चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं और किस किस मानसिकता के हैं। उसी तरह से मध्यकालीन भारत से 4 प्रश्न पूछे गए, तो 5 और 4 लेके 9 हो गए, और प्राचीन काल से भी 4 प्रश्न पूछे गए, तो आधुनिक 5, मध्यकालीन 4 और प्राचीन काल, तो ये हो गए 4, 4, 5 मिलके 9 प्रश्न, और 3 प्रश्न स्पेसिफिकली कला और संस्कृति वाले भाग से पूछे गए, तो ले दे करके आपको 12 प्रश्न पूछे गए। अब यहां पर कोई विद्यार्थी जब टीचर से पूछता है कि सर हम लोग किस तरह से तैयारी में और किस सेक्शन पर ज़्यादा बल दें या कम बल दें, तो उस स्थिति में टीचर के सामने यह बहुत ही बड़ा प्रश्न हो जाता है कि हम आपको किधर ले जाने के लिए कहें। ठीक है, आधुनिक भारत से 5 प्रश्न पूछा, लेकिन प्राचीन और मध्य से भी 4-4 प्रश्न हैं, तो एक प्रश्न के आधार पर छोटे बड़े का निर्धारण करना कठिन होता है। इसलिए एक जो भ्रामक बात आपके मस्तिष्क में किसी ने बैठा दिया, पहले से बैठा दिया कि आप अगर आधुनिक भारत पढ़ लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 12 प्रश्न में 5 प्रश्न केवल आधुनिक से हैं, बाकी 7 प्रश्न पिछले साल का रिकॉर्ड बताता है, डेटा बताता है कि 7 प्रश्न आपके आधुनिक भारत के बाहर के क्षेत्रों से है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पकड़ आधुनिक काल पर तो होनी ही चाहिए। मुकेश शाही जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आधुनिक काल पर पकड़ तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात पर भी बल देना होगा कि आप प्राचीन, मध्य और कुछ विशेष प्रकार के कला और संस्कृति से जुड़े हुए
जो भाग हैं आप उनको भी अच्छे से तैयार करें। अब मैं आपको एक और तस्वीर आपके सामने ला रहा हूं, वो है 2018 की। 2018 की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। 2018 की स्थिति यह है कि आधुनिक भारत से 9 प्रश्न आए, आधुनिक भारत से 9 प्रश्न आए, प्राचीन और मध्यकाल से एक भी प्रश्न नहीं पूछा उसने, और 6 प्रश्न कला और संस्कृति वाले भाग से उठा करके पूछ लिया। अब आप कह सकते हैं कि कला और संस्कृति प्राचीन और मध्य से जुड़ा है, लेकिन अगर उसके नेचर को आप देखेंगे तो जैसा प्राचीन और मध्यकाल के परंपरागत प्रश्न होते हैं उस तरह के परंपरागत प्रश्न यहां पर नहीं पूछे गए आपसे। अब यहां पर आपको एक साधारण सी समझ विकसित होती है कि अगर हम आधुनिक काल तैयार करते हैं, आप अगर जब तैयार करते हैं आप इस क्रम में, तो एक पहली अच्छी सूचना यह मिली कि 2019 में अगर 12 प्रश्न पूछे गए तो 2018 में इन प्रश्नों की संख्या बढ़कर के 15 हो गई। तो पहली बात यह कि एक सूचना अपने मस्तिष्क में रखिए कि कोई भी प्रश्न की संख्या स्थिर नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई ये सोचे कि हम एक किसी खंड पर बहुत फोकस कर देंगे तो हमारे इतिहास के अधिकांश प्रश्न सही होंगे, यह भी एक प्रकार से कोई बहुत स्पष्ट गारंटी नहीं है। इसीलिए आपसे बार बार मेरा निवेदन रहता है, चूंकि ये मैं डेटा या स्टैटिकल एनालिसिस इसीलिए आपके सामने करना चाहता हूं कि बहुत सारे भ्रामक बाजार के कुछ ऐसी बातें आपने दिमाग में बैठा रखी है कि कोई आपको आधुनिक काल पढ़ा दिया तो कोई कहता है प्राचीन मध्य बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, कोई आता है तो कहता है कि सबका महत्व बराबर है। तो आपका सही तार्किक निर्णय, सही विचार क्या हो, आप क्या सही सोचें, किस तरह से प्रश्न को विवेचित करने से पहले आप यह जानने की कोशिश करें कि जब भी आप कोई प्रश्न उठाएंगे या जब भी आप कोई प्रश्न की श्रृंखला की बात करेंगे तो आपके मस्तिष्क की तैयारी किस तरह से आपको परीक्षा में सफल कराने के लिए होनी चाहिए, या अपने आप को कैसे तैयार करें कि एग्जामिनेशन में आप सफल हों। यह बात इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वास्तव में पुराने प्रश्न पत्रों की रूपरेखा को समझा है या नहीं समझा है। तो मेरा आपको 2 साल के बताने के पीछे अनुभव यह हुआ कि 1 साल में आधुनिक, प्राचीन और मध्य एक प्रश्न का अगर प्लस माइनस मैं कर दूं तो लगभग संख्या बराबर है। 3 प्रश्न आर्ट एंड कल्चर के थे 2019 में, लेकिन वही जब आप 2018 1 साल पहले की तस्वीर देखते हैं तो उसमें 9 प्रश्न आपके सीधे आधुनिक भारत से हो गए, 6 प्रश्न आपका सीधा आर्ट एंड कल्चर वाले या कला, साहित्य, संस्कृति इत्यादि चीजों से हो गया, और एक तरह से परंपरागत जो प्राचीन और मध्यकाल के प्रश्न थे वो यहाँ पूरी तरह से गायब हो गए। ये बताने के लिए मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ या आपको एक मस्तिष्क देना चाहता हूँ कि आप कृपया यह विचार नहीं लेके चलेंगे कि हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और कोई बहुत कम लोकप्रिय है। आप किसी को बहुत ज़्यादा महत्व दीजिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आप किसी सेक्शन की इतनी उपेक्षा मत करिए कि परीक्षा में आपको 1 या 2 या 3 प्रश्न जो बहुत आसानी से आप पकड़ सकते थे, आप उस तरह के प्रश्न पकड़ने से आप चूक जाएं या अनभिज्ञ रहें। अगर मैं आपको 2017 में लेकर के चलूं, 2018 से पहले 2017 में लेकर चलूं, तो आप देखेंगे कि आधुनिक भारत के प्रश्न की संख्या फिर 6 हो गई। मतलब 2019 में 5, 2018 में 9 और 2017 में 6। और मध्यकालीन भारत, यहां पर भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। प्राचीन काल के 5 प्रश्न पूछे गए और कला और संस्कृति जैसे प्रश्न को उठाने में 4 प्रश्नों का निर्माण किया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो 6, 5 और 4, मतलब एक एक प्रश्न के अंतर पर आपको आधुनिक, प्राचीन और आपका सीधा आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न पूछे गए। मैं इस लाइन से फिर आपको यह बताना चाहता हूं कि जो लोग मध्यकालीन भारत बहुत फोकस करके गए होंगे उनको बड़ा नुकसान हुआ, और जो लोग आधुनिक भारत पर पूरी क्षमता लगा करके गए, पता चला कि अधिकांश प्रश्न प्राचीन भारत और कला और संस्कृति से आ गए। 5 और 4 9 प्रश्न तो आपको कला और संस्कृति और प्राचीन भारत से हो गए, आधुनिक भारत से केवल 6 प्रश्न आए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अपने मस्तिष्क में तैयारी के क्रम में ये बात बहुत स्पष्टता से रखनी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप जब पढ़ाई करें तो आप कम से कम प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक काल का
तीनों एनसीईआरटी, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, चाहे वो प्राचीन काल के रामशरण शर्मा हो, चाहे मध्यकाल का सतीश चंद्र की बुक हो, और आधुनिक काल की विपिन चंद्र की बुक हो, ये तीन बुनियादी स्तर पर आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। और मैं बार बार इस बात पर चर्चा करता हूं कि जब आप कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूं या मैंने प्रश्न बनाया है, तो उस तैयारी और प्रश्न के क्रम में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे प्रश्नों का जब आप निर्माण करते हैं या ऐसे प्रश्न जब आप बनाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों के निर्माण में हमेशा इस बात पर बल दीजिए कि साधारण तरीके से ही सही, लेकिन आपकी नज़र सभी लाइनों पर पड़नी चाहिए। क्योंकि जो प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति है, उसके लिए चॉइस इस प्रकार का नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा उपेक्षा करे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी यह 3 साल का, 17 का, 18 का, 19 का अगर हम विश्लेषण करें प्रश्नों का, तो आप देखेंगे कि प्रश्न के बारे में ये तो सत्य है कि आधुनिक काल से प्रश्न ज़्यादा है, लेकिन प्राचीन मध्य और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों की उपेक्षा करने की स्थिति नहीं बनती है। वहीं जब आप 2016 में चलते हैं, तो 2016 की तस्वीर फिर आपको अलग दिखाई देती है। आधुनिक काल के 6 प्रश्न हैं, मध्यकाल के 3 प्रश्न हैं, प्राचीन के 4 हैं और कला और संस्कृति के 2 हैं। आपने देखा होगा इस समय सुबोध तिवारी, क्या इस बार इतिहास को कितना महत्व देना उचित होगा प्रारंभिक परीक्षा में, यह प्रत्येक वर्ष से किस प्रकार भिन्न होगा? देखिए, ये बताना बड़ा कठिन है कि किस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप जरूर बता सकते हैं कि आपका वेटेज 2 पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। जब भी आप आधुनिक काल पढ़ा करिए, तो यह निर्वात सत्य है कि आधुनिक काल के प्रश्न, सुबोध तिवारी जी, आपके आधुनिक काल के प्रश्न लगभग हर साल एक प्रश्न ही ज़्यादा, लेकिन अमूमन ज़्यादा होते हैं। तो आपकी पूरी अच्छी तैयारी आधुनिक काल पर हो जानी चाहिए। अब सवाल है कि प्राचीन मध्य जब आप पढ़ने जाएं, तो प्राचीन और मध्य को पढ़ते समय आपकी चॉइस में क्या हो? तो प्राचीन और मध्य में एक तो होता है परंपरागत इतिहास। आप वंश का इतिहास उठाइए और वंश के इतिहास के आधार पर आप एक एक शासक के बारे में पढ़ाई करते जाइए। अब जो प्रश्न पूछने की प्रकृति यूपीएससी ने तैयार किया है, जो उसने अपनी एक नई मानसिकता बनाई है, उसकी मानसिकता थोड़ी अलग हुई है। मानसिकता ये अलग हुई है कि वो राजनीतिक इतिहास और उससे जुड़ी हुई बातों को उतना महत्व न दे करके वो कलात्मक प्रगति और कलात्मक प्रकार के उपलब्धियों को प्रश्न में शामिल करने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। मतलब मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक अगर आप पढ़ते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एल्दौस से, कुबाचा से क्या संघर्ष किया, उसके बाद राजनीतिक तौर पर कैसे मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुआ। उत्पल द्विवेदी जी आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये जो एक परंपरागत तरीका है पढ़ने का, आप उसको जरूर पढ़िए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दीजिए कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक आपने पढ़ा, तो आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनवाए, एक अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरा दिल्ली में मेहरौली में आज भी है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये आपको जरूर जानना चाहिए। ये जरूर आपको जानना चाहिए कि कुरान का वो सस्वर गान करता था, इसलिए उसका नाम कुरान खान भी था। आपको ये पता होना चाहिए कि उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू कराया था, जिसको पूरा इल्तुतमिश के काल में किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, उत्पल द्विवेदी जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि आप अगर उस परंपरागत, उस ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे, आज के डेट में विद्यार्थी बार बार ये प्रश्न करते हैं और ये प्रश्न आया हुआ भी है मेरे पास कि रवि वर्मा जी आपको भी नमस्कार, ये प्रश्न आया हुआ है आपके द्वारा जो भेजे गए प्रश्न हैं कि हम लोग तैयारी के क्रम में पूरा का पूरा नोट्स बना चुके हैं, 2 साल से 3 साल से इतिहास के लगभग सभी सेक्शन पर मास्टरी हम लोग करने की कोशिश में भी लगे हैं, लेकिन हम जो यूपीएससी के प्रश्न हैं वो जो हमारे सामने आते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस उस प्रकार का नहीं होता है। तो कारण उसका ये है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा राजनीतिक इतिहास के तरफ
बिल्कुल उत्पल द्विवेदी जी ने लिखा है कि 2006 से 2020 सेम एनर्जी। 2006 में आप लोग, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर राजनीतिक इतिहास की तरफ आपको झोंक दिया गया है और किसी अध्यापक ने अगर पढ़ाते समय या कोई विद्यार्थी किताब पढ़ते समय अगर वो कला और संस्कृति वाले भाग के तकनीकी पक्ष का, साहित्यिक पक्ष का, या उस समय जो भी अतिरिक्त विशिष्टताएं रही हैं, अगर उन सब की गुणताओं पर अगर विशेष बल नहीं दिया है, तो ये सत्य मानिए कि आप इतिहास पढ़ेंगे जरूर, लेकिन प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा तो आपका डर, आपका भय कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको बार बार लगेगा कि हमसे कहीं कुछ लगता है, जिस तरीके की हमारी तैयारी है और जिस तरीके की हम सोच रखते हैं, शायद हमारा प्रश्न उस दिशा में नहीं जा रहा है। मोहनलाल पटवारी जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जो परंपरागत तैयारी करने का तरीका है, जो आपके आधुनिक काल के बारे में तो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, आपके टॉपिक कौन से होंगे। आने वाले समय में मैं प्राचीन और मध्यकाल पर भी आपको एक खुली पर चर्चा दूंगा, जिसमें कि आप प्राचीन और मध्यकाल में कौन कौन से टॉपिक किस किस तरह से आपके परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और कौन कौन से प्रश्न अगर आप बल दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्थिति में परीक्षा हाल में या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आ सकते हैं। वो भी हम लोग आपके साथ बैठेंगे किसी दिन, परिचर्चा में वो भी मुद्दे लेकर के आएंगे, क्योंकि औपचारिक क्लास भी आपकी जल्दी ही शुरू होने वाली है। लगभग आपके सामने YouTube चैनल जा चुका है और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जैसे जैसे आपकी उपस्थिति वहां बढ़ती जाएगी तो मेरे प्रश्न पूछने या आपके द्वारा जो भी टॉपिक की मांग है, हमारे आपके बीच का जो एक सहज संबंध है, वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज की जो हमारी एक आपके साथ परिचर्चा का उद्देश्य है वो ये कि प्रश्न में हमेशा यह बात ध्यान रखिए कि आपको कला और संस्कृति वाले भाग पर, विशेष करके प्राचीन और मध्यकाल में, एक तो अधिकांश विद्यार्थी प्राचीन और मध्यकाल में खोए रहते हैं। कई बार तो मैं देखा हूं कि कुछ क्षेत्र विशेष के छात्रों को कि वो प्राचीन काल में ही 8-8 महीने गुजार देते हैं, मध्यकाल में कहते हैं कि नाम कठिन है, वो याद नहीं होते हैं। आधुनिक काल में स्थिति कॉन्फिडेंस में इसलिए नहीं आती है कि आपने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है, तो मिला जुला करके आपकी स्थिति सभी तरफ से इस लायक नहीं हो पाती है कि आप प्रश्न को सीधा अटैक कर सके। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, आज के द्वारा रवि वर्मा जी, बिल्कुल एंशिएंट और एंशिएंट हिस्ट्री की भी क्लास चलेगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, किस दिन विस्तार से बात होगी उस पर। तो मैं आपको 2016 तक की तस्वीर बता चुका कि कला और संस्कृति पर 2 प्रश्न आए, प्राचीन भारत पर 4, मध्यकाल पर 3 और आधुनिक काल पर 6 प्रश्न आए। अगर हम थोड़ा और पहले चले, 2015 पर चलें, तो 2015 में फिर आधुनिक काल से पूछे गए प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो गई। 2015 में आधुनिक काल से पूछे गए प्रश्नों की संख्या 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर यहां पर आपकी एक जो कॉमन समझ बन चुकी है कि आधुनिक काल से प्रश्नों के संख्या बल हर सेक्शन की तुलना में इतिहास में ज्यादा है। लेकिन यहां पर फिर आपको एक हैरानी होगी कि मध्यकाल से केवल 2 प्रश्न हैं, आपके प्राचीन काल से फर्दर 2 प्रश्न हैं, और कला और संस्कृति का पोर्शन फिर ज्यादा हुआ, 6 हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग 18 प्रश्न 2015 में इतिहास खंड से पूछे गए। और आप कल्पना करिए, जब 18 प्रश्न पूछे गए और आउट ऑफ 100, एक आपके जो प्रीलिम्स के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 में से लगभग 53, 54, 55, लगभग 55 प्रश्न के आसपास आपका कट ऑफ हो रहा है इस समय। तो आप कल्पना करिए, जब आपका कट ऑफ 55 प्रश्न है और अकेला मात्र और मात्र इतिहास खंड से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर आप ईमानदारी से 18 प्रश्न को सही करने में सक्षम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है
कि 1/3 की पूर्ति इतिहास अकेले कर सकता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी में इतिहास की उपेक्षा करना ये एक बड़े भूल के समान है। अगर आप इतिहास खंड को बहुत अच्छे से समझने में सक्षम नहीं हैं तो मैं अभी मेंस के प्रश्न क्या होंगे, ऑप्शनल में आपको क्या करना होता है, ये सब तो हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सब तो हम कभी आएगा टॉपिक तो उस हिसाब से हम पर चर्चा आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज मेरा सिर्फ इतना ये बताना है कि अगर 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, अगर जो भी प्रश्न संख्या आपके सामने आ रही है, तो अगर ये सारे प्रश्न आपके सामने जो पूछे जा चुके हैं, मैं संभावित बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन्हीं मुद्दों की बात कर रहा हूं जो अब तक आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा चुके हैं, तो सिविल सेवा की परीक्षा की मांग का जो ट्रेंड है वो एक तरफ इशारा ये करता है कि आधुनिक काल को पढ़ो, दूसरा तरफ इशारा करता है कला संस्कृति वाले भाग पर आपकी पकड़ ठीक हो, और प्राचीन और मध्यकाल की परंपरा में जो भी आपकी एक औसत समझ हो सकती है, या एक सतही तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन कम से कम इतना जरूर प्रयास करिए कि आप उनके बारे में भी एक ठीक ठाक मजबूत पकड़ बना सकें। इतना ही नहीं, अगर हम लोग थोड़ा सा 2014 में चलें तो 2014 की तस्वीर बिल्कुल आपको पूरे कंसेप्ट को उलटने वाली है। 2014 में आधुनिक भारत से केवल 4 प्रश्न पूछे गए, 4 प्रश्न केवल मॉडर्न इंडिया से। मतलब जो लोग सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत पढ़ करके गए थे 2014 में, वो आधुनिक काल से केवल 4 प्रश्न सही कर पाए। गोविंद नायक हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछा जाता है, बिल्कुल पूरे परिचर्चा में इसी एक अनुमान के तरफ आप कैसे बढ़ेंगे, इसी को बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 2014 में केवल 4 प्रश्न पूछे गए आधुनिक काल से, 1 प्रश्न पूछे गए मध्यकालीन भारत से, 3 प्रश्न आए आपके प्राचीन से, और 10 प्रश्न आए आपके कला और संस्कृति से। मतलब अगर हम प्रश्नों को जोड़ दें कि कितने प्रश्न पूछे गए, तो लगभग 18 क्वेश्चन फिर यहां पर आपके सामने आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि यूपीएससी आधुनिक भारत के साथ साथ अगर किसी पोर्शन पर इतिहास की दृष्टि से बहुत ज्यादा आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश में लगा है, तो वह है कला और संस्कृति का भाग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी तैयारी में परंपरागत पद्धति से इतिहास पढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो आपको तैयारी करने में समय का नुकसान करा रहा है और परिणाम में आपको असफल कर रहा है। इसलिए हम इस सत्र के माध्यम से ये आपकी आंख खोलना चाहते हैं कि आप कम से कम इतनी दृष्टि अपनी पैदा करिए कि हमारे सामने अगर निर्णय लेना हो कि हमारे लिए सबसे पहला सेक्शन कौन सा है और दूसरा सेक्शन कौन सा है इतिहास में, तो आप कृपया प्राचीन आधुनिक मध्यकाल का विभाजन करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप आधुनिक काल, कला और संस्कृति का पार्ट और प्राचीन और मध्य के रूप में अगर तस्वीर को खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आधुनिक और कला और संस्कृति ये दोनों मिलकर के, अगर मैं 2014 के प्रश्नों की बात करूं तो 18 प्रश्न में से 14 प्रश्न कला और संस्कृति और आधुनिक भारत से आए, और लगभग यही ट्रेंड 1-2 साल बीच में छोड़ दूं मैं अगर आपको, तो लगभग यही ट्रेंड आपके परीक्षा में लगभग हर साल है। किसी किसी साल प्राचीन और मध्य के प्रश्नों में कभी 4 कभी 3 इस तरह से किया है उसने, क्योंकि उसका अपना एक इरादा है कि आप कभी भी गलती से कोई एक ट्रेंड पकड़ करके तैयारी की दिशा मत पकड़ें। आप हमेशा, चूंकि इस पेपर का नाम ही होता है सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन का मतलब होता है कि कम से कम विशेषज्ञता अगर सब में नहीं है आपकी, तो कम से कम आपकी सामान्य समझ तो होनी ही चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कला संस्कृति के पोर्शन पर भी बल दीजिए, आधुनिक काल पर भी बल दीजिए, और उसी साथ जुड़े हुए आपको प्राचीन और मध्यकाल पर भी बल देना चाहिए। उससे भी आपके प्रश्न सही होंगे और उससे भी आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। इतना ही नहीं, थोड़ा सा एक और ट्रेंड हम लोग ले लेते हैं 2013 का।
2013 की कहानी बिल्कुल अजीब है। अजीब यह है कि आधुनिक काल से प्रश्न आए 5, मतलब पिछले साल 4 था 2014 में, अगले साल 5 कर दिया, और मध्यकाल से 1 प्रश्न आया, प्राचीन काल से 2 प्रश्न आया, और कला और संस्कृति से 5 आए। तो अगर टोटल प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो वो 13 है, और 13 में 10 प्रश्न 5 आधुनिक और 5 कला और संस्कृति से है। मतलब यह हुआ कि 10 प्रश्न को अकेले 2 सेक्शन ने मिलकर के पूरा कर दिया इतिहास में। अब आप धीरे धीरे, मुझे लगता है कि एक जो बिगड़ी हुई आपकी स्थिति है, जो बार बार आप प्रश्न में हमसे मिसाइल दागते रहते हैं कि सर तैयारी के लिए हम किस पोर्शन पर ज़्यादा बल दें, तो मैं सामान्य तौर पर तो ये कह देता था कि आधुनिक काल पढ़िए, वहाँ से ज़्यादा समस्या हल होगी। लेकिन जब मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि प्राचीन और मध्य से ज़्यादा बल आपको उसके कलात्मक पक्ष को देना है, जो थोड़े छिपे हुए होते हैं, जिन पर कम लोग मेहनत करते हैं, या जिस पर आपकी क्लासेस कम चलती हैं, या जिस पर आपकी रुचि नहीं बनती है, तो ये बात आपको आसानी से समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है कि यह भी आपको स्थिति में बताऊं कि अंततः प्रश्न की रूपरेखा क्या है। अब आते हैं 2012 में। 2012 में आधुनिक काल के प्रश्नों की संख्या 9 हो गई। मतलब अगर 2012 से पहले अगर हम लोग 13 की चर्चा कर रहे थे, अगर 13 में देखें तो 5 थे, 2012 में देखें तो ये प्रश्नों की संख्या 9 हो गई। 1 प्रश्न आपका आया आधुनिक काल से, 4 प्रश्न आए आपके प्राचीन काल से, और 3 प्रश्न आए कलात्मक पक्ष से, मतलब कला और संस्कृति के पक्ष से। तो ले दे करके प्रश्नों की संख्या हो गई आपके सामने 17। तो 17 प्रश्न में फिर 12 प्रश्न जो है ये कला संस्कृति और आधुनिक काल से मिलकर के आए। इसका मतलब हुआ कि यहां पर भी आपको बल 2 पोर्शन पर ज्यादा देना होगा। सबसे ज्यादा आपको मेहनत कला संस्कृति और आधुनिक काल के भाग पर देना होगा। 2011 में जो छात्र परीक्षा दिए थे, अगर आप उनसे बात करेंगे या उनका दर्द सुनने की कोशिश करेंगे तो 2011 में दर्द बिल्कुल अलग प्रकार का था, क्योंकि 2011 में इतिहास से केवल और केवल 7 प्रश्न आए, जिसमें प्राचीन, मध्य और कला और संस्कृति, इस प्रकार की कोई चीज चर्चा में नहीं थी। तो ये एक तरीके से खराब स्थिति हो गई आपके सामने, वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। अब हम चलते हैं 2010 में। 2010 में स्थिति सबसे बड़ी यह है कि 7 प्रश्न पूछे गए आपके आधुनिक भारत से, 1 प्रश्न पूछा गया आधुनिक काल से, मध्यकालीन भारत से, और 10 प्रश्न आए कला और संस्कृति से। मतलब इस साल प्रश्नों की संख्या कला और संस्कृति भाग से ये आधुनिक काल से भी ज्यादा हो गई। तो मेरे आपसे पूरे इस स्टैटिकल एनालिसिस से या सांख्यिकी विश्लेषण से जो बात मुझे आपके सामने रखनी थी, उसमें यह बताना था कि ये मतलब मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, या कोई आदमी अपने विचार बना करके आपको प्रेरित करे कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा यूपीएससी कहता है, जैसा यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, या जैसा यूपीएससी के प्रश्न की मांग है, कृपया आप अपनी तैयारी की दिशा उस रास्ते लेके जाइए। मैं देखा हूं कि कई बार छात्र ऐसे भी तैयारी में लगे हैं जिनको लंबे समय तक ये नहीं मालूम कि वो तैयारी में किस पोर्शन पर जो मेहनत बढ़ा रहे हैं, जिस पोर्शन पर, उस पोर्शन से या उस भाग से वो कितने प्रश्न परीक्षा में उपयोग कर पाएंगे। और कई बार तो मैं देखा हूं कि इतने मोटे मोटे बंडल, यहाँ तक कि नोट्स लेकर के आप चले आते हैं, और उस नोट्स को देख करके आप पर तरस आता है कि आपने, पता चला महमूद गजनवी के आक्रमण को ही आपने पूरे 8 पन्ने में लिख रखा है। अब महमूद गजनवी का आक्रमण, जरूर उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आक्रमण भी महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर उसमें ज्यादा फोकस करना है तो 1025 में जो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ, और भीमदेव उस समय का शासक है, और उस समय भीमदेव
के काल में जब इस मंदिर पर हमला हुआ तो उससे जुड़ी हुई बातों में एक वृत्तांत प्राप्त होता है इब्न अल अतहर का, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से मंदिर तोड़ने के दौरान घटनाएं घटी, और फिर उससे जुड़े हुए कुछ वृत्तांत और उसके साथ जुड़ी हुई जो भी तथ्यात्मक समझ है वो आपको इकट्ठा करनी चाहिए। तो सोमनाथ मंदिर अगर आपके सामने आता है तो सोमनाथ मंदिर किस शैली में बना है, सोमनाथ मंदिर जब था तोड़ा गया तो उस समय का राजा कौन है, मतलब मेरा ये है कि आप ऐसी चीज़ों की तरफ अपनी समझ विस्तृत करें जहां तक कलात्मकता का महत्व है या उसमें कोई विशिष्टता छिपी हुई है। मेरे यहाँ पर समझाने के पीछे, बार बार कहने के पीछे आशय यही है कि अगर आप तैयारी करने में केवल एक पक्ष को, जो इतिहास का एक ट्रेडिशनल तरीका है, जो बिल्कुल बीए और उस तरीके से आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ करके और 5 प्रश्न चले आते थे, उस दृष्टि से अगर आप अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रश्न आपके लिए भारी लगेगा, आपके तैयारी में साल दर साल निकलते जाएंगे और अंत में आप ये समझ नहीं पाएंगे कि हमसे यह चूक लगातार क्यों हो रही है। अब मैं थोड़े से अपनी बात को थोड़ा सा इस टॉपिक से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि कला और संस्कृति का पक्ष पढ़िए, क्योंकि आप लोग कला और संस्कृति वाले पक्ष को लेकर के विशेष करके प्रीलिम्स के लिए ध्यान देंगे। कला, संस्कृति और विरासत और इस प्रकार की बातें मध्यकाल में आपके मुख्य परीक्षा में बहुत हैं, वहाँ पर आपकी पूरी ताकत लगती है, लेकिन जब आप प्रारंभिक परीक्षा में होते हैं तो आप कला और संस्कृति का मतलब क्या समझते हैं। तो मैं अगर एक बार आपको उस प्रकार के मामले से रिफ्रेश कर दूं कि कला और संस्कृति के पक्ष में अगर जाएंगे तो क्या क्या बात करेंगे, तो मैं अगर साधारण शब्दों में कहूं, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप जानते हैं सिक्के का प्रयोग नहीं होता था, वहां पर सिक्के के स्थान पर मुहर का प्रयोग होता था। मोहर निर्माण कला एक विशेषता थी, मूर्ति निर्माण कला एक विशेषता थी, सूती के का प्रयोग हुआ है, स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिला है, यहां तक कि कांसा बनाया गया है। ऐसे जितने भी तकनीकी पक्ष हैं, जो कलात्मक चीजें हैं, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो ये लोग डाकयार्ड या गोदीबाड़ा या जहाजरानी का प्रयोग करते थे, तो उसको कैसे बनाए, उसके पीछे तकनीक क्या थी, कहाँ से ये चीज़ मिला, या उन सब चीज़ों का संग्रह करने के दौरान जहाँ जहाँ बंदरगाह रहे उन बंदरगाहों की समझ हो जाए, उनके तकनीकी पक्ष की समझ हो जाए, व्यापार वाणिज्य की समझ हो जाए। तो मेरे कहने के पीछे आपके जो आशय है बताने में कि आप कला संस्कृति में अगर अपनी रुचि बढ़ाएंगे, जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लिया, वैदिक काल में आप आएंगे तो साहित्य के माध्यम से आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी, लोहे वगैरह का प्रयोग करने की तकनीक इस समय विशेष करके वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में प्रयोग हुआ, तो कहां कहां से लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे के प्रयोग के पीछे कौन कौन से जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो खुल करके समर्थन करते हैं। लोहे के प्रयोग से तकनीकी विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की स्थिति कैसे हुई, ये इस तरह से अगर आप इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे या इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रश्न लगेगा कि आप बिल्कुल यूपीएससी के दिशा निर्देश को फॉलो कर रहे हैं और आप उसी तरह से धीरे धीरे अपने प्रश्नों को निकालने की काबिलियत भी बढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर ये तो मैं किसी दिन बात करूंगा कला और संस्कृति के टॉपिक को लेकर के भी, आज मेरा मकसद ये नहीं बताना था, आज मेरा मकसद केवल यही था कि आपको यह समझ हो जाए कि आप जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो यूपीएससी की डिमांड है और प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को कैसे आप अपने तैयारी के साथ जोड़कर अपने को सक्षम अभ्यर्थी बनाकर आप एग्जामिनेशन में जाएं। आज के इस चर्चा का मेन उद्देश्य यही था। मुख्य रूप से जो हम आपके साथ आज की ये फेसबुक लाइव सेशन रखे, उसमें ये बताने का प्रयास था कि आप लोग आधुनिक भारत को खूब पढ़िए,
लेकिन कलात्मक पक्ष चाहे वो प्राचीन काल का हो, चाहे मध्यकालीन भारत का हो, या इसे हट करके आधुनिक काल में भी कुछ कलात्मक बातें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके कॉपी में, आपके नोट्स में, आपके तैयारी के दौरान उन चीज़ों पर भी फोकस करने से आपकी ये परीक्षा आसान होगी। अगर आप इन बातों को प्राथमिकता में लेकर थोड़े से ईमानदार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो यूपीएससी के प्रश्न हैं उनमें आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करूं। आप लोग, एक विशेष मेरा आग्रह है कि जो हिस्ट्री बाय एसपी शाही यूट्यूब चैनल है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मैं प्रयास करूंगा कि अब जो आपके टॉपिक या सेशन दिए जाएंगे वो मैं वीडियो बना करके और आपके यूट्यूब पर डालूंगा। तो अगर आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर रहेंगे वहाँ पर, तो आसानी से वो वीडियो आप तक पहुँचेगा और आप आसानी से उसमें जो कुछ बातें कही गई हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप उसको तैयार कर सकते हैं। आज का सेशन मैं ही समाप्त करता हूँ। जिन जिन लोगों ने इस पूरे सेशन को देखा है या हमारे साथ जुड़े रहे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।